Hello everybody. A very beautiful good morning. Let me quickly check if we are live. Yes, we are live. Good morning. Good morning everyone. कैसे हो बच्चों? चलिए आ जाएंगे. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग एवरीवन. Good morning everybody. Welcome. Good morning ma'am. Good morning. कैसे हो आप लोग? How is everybody doing? All good, fit and fine. सभी बच्चे बढ़िया हैं. मजेदार तरीके से पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग. नया दिन है, संडे का दिन है. संडे के दिन पे तुम्हारी लेकिन आज क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ एवरीबडी. मैम आप कल क्लास लेंगे? अरे आज की तो ले लो. है आज की क्लास के बीच में डिसाइड करेंगे कल की क्लास के बारे में. ठीक है, चलो आज की क्लास के बीच में हम डिसाइड करेंगे कल की क्लास के बारे में. पहले आज की क्लास की शुरुआत की जाए, आज की क्लास को पढ़ा जाए, उसके बाद में बीच में अपने कल की क्लास की डिस्कशन करेंगे. ठीक है जी? ओके मैडम. ओके चलिए. ऑल राइट. तो सभी बच्चे, आई होप आप सभी बच्चे फ्रेश दिमाग से आए हो. आज तो संडे का दिन है, मजेदार दिन है ना? तो आज का क्या टिप ऑफ द डे दोगी मैडम हमको? बेटा आज का आपके लिए टिप ऑफ द डे ये है कि अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. कोई रोक ही नहीं सकता. ठीक है, कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं डायरेक्शन में गलती होती है. अगर आप सही डायरेक्शन में करोगे ना मेहनत, तो कोई आपसे आपकी कोई डेस्टिनी थोड़ी छीन सकता है. राइट? अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली जो भी ड्रीम्स आपने अपने आप के लिए देखे हैं कि मेरे पास एक बड़ी स्वैंकी गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, पेरेंट्स को मैं बहुत अच्छा फील करवा सकूं, बेटर लाइफ दे सकूं, ये सारी चीजें आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू वर्क इन द राइट डायरेक्शन. डायरेक्शन हम आपको देंगे, काम आपको करना है. और मैडम हो जाएगा क्या? बिल्कुल. मैडम एक एवरेज बच्चे सीए बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं. ठीक है, तो कोई टेंशन की बातें नहीं है. ओके चलिए. ऑल राइट, चलिए जी. तो आज की क्लास की शुरुआत करें. शिप्रा मैडम, बुक्स आर फैब्युलस. ओह धन्यवाद, थैंक यू बेटा. चलो वेरी गुड. चलिए जी, आ जाइए एवरीबॉडी. लेट्स गेट द सेशन रोलिंग एंड लेट्स गेट द सेशन स्टार्टेड. आ जाओ बच्चों. फिर चलो, बुक्स काफी अच्छी है, मिल गई सबको. कलरफुल प्यारी बुक्स अब सबको मिल रही होगी. धीरे धीरे सबको मिल जाएगी. अब जो बड़ी जगह पे रहते हैं ना, उन लोग को थोड़ा जल्दी मिल रहा होगा, बाकियों को थोड़ा समय लग जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है, पर मिल जाएगी सबको थोड़े टाइम में. सारे बच्चे इधर आ जाएंगे. चलिए एवरीवन. चलो नहीं बेटा, अभी कोई इंडिया का प्लान नहीं है. एवरीबडी अभी क्लास को स्टार्ट करेंगे. कल की क्लास होगी कि नहीं बीच में डिस्कशन करेंगे इसका. ठीक है, ओके. बहुत सारे बच्चों को बुक्स मिल गई है. चलो धन्यवाद यार, वेरी गुड. बुक्स का भरपूर इस्तेमाल करो. प्यारी बुक्स है, मजेदार बुक्स है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में. चलो आ जाओ. तो बेटा जी सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं. सेक्शन नंबर 7. मैडम आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. राइट? आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? आपने पिछली क्लास में पूरी की पूरी कहानी पढ़ी थी 1 पर्सन कंपनी की, कि 1 पर्सन कंपनी को कैसे बनाया जाता है, 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, 1 पर्सन कंपनी बनाने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, कौन 1 पर्सन कंपनी बना सकता है, एक आदमी एक ही 1 पर्सन कंपनी में मेंबर और एक ही 1 पर्सन कंपनी में क्या बन सकता है? नॉमिनी बन सकता है. ये सारी बातें आपने पिछली क्लास में ओपीसी को लेकर पढ़ी थी. सभी को याद है? हाँ या ना में सारे बच्चे बता देंगे. पिछली क्लास सबको बढ़िया तरीके से याद है. 1 पर्सन कंपनी, कौन मेंबर बन सकता है, कौन नॉमिनी बन सकता है, 1 पर्सन कंपनी को कैसे बनाना है, कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, क्या डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हो. कोई भी आदमी
कभी भी विड्रॉ कर सकता है एज अ नॉमिनी, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, दैट इज योर सेक्शन नंबर 7, कि अगर मान लो आपको कोई प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी अगर आपको इनकॉर्पोरेट करनी है, तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के क्या स्टेप्स होते हैं, ये आप मेरे साथ क्या करने वाले हो, आज की क्लास में बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ने वाले हो। सारे बच्चे तैयार है क्या? एवरीबडी, आर यू गाइज रेडी? स्टार्ट करें आज की क्लास को। हाँ, एवरीबडी तैयार है? चलिए मैडम, ऑल राइट एवरीवन, तो सारे बच्चे आ जाएंगे स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी पे। अब बेटा बात यह है कि चाहे तुम्हें 1 पर्सन कंपनी बनाना हो, या तुम्हें प्राइवेट कंपनी बनानी हो, या तुम्हें पब्लिक कंपनी बनानी हो, या तुम्हें सेक्शन 8 कंपनी बनानी हो, या तुम्हें मान लो प्राइवेट, पब्लिक, 1 पर्सन, आईएफएससी, कोई भी कंपनी आपको बनानी हो, मैडम प्रोसेस सेम रहता है क्या कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का? यस बेटा, प्रोसेस सबका सेम है। चाहे तुम 1 पर्सन कंपनी बनाओ, चाहे तुम प्राइवेट, चाहे तुम पब्लिक, चाहे तुम सेक्शन 8, चाहे तुम आईएफएससी, तुम कोई भी कंपनी बनाओ, सारों के स्टेप्स सेम रहेंगे क्या? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के सारे स्टेप्स सेम होते हैं क्या? बिल्कुल सेम होते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो सारे बच्चे आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताएंगे। मैंने आप लोगों को एक फॉर्म बताया था, चाहे तुम कोई भी कंपनी बना रहे हो, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, सेक्शन 8, एनी कंपनी फॉर दैट मैटर, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, तुम कोई भी कंपनी बनाओ, कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ता है बेटा बता दो एवरीबडी। कौन सा फॉर्म मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी हो, एक ई फॉर्म है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। क्या है उस ई फॉर्म का नाम? देखें कौन बच्चा सबसे पहले बताता है, चलिए जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, स्पाइस प्लस INC 32। चाहे बेटा कोई भी कंपनी बनाओ, प्राइवेट, पब्लिक, सेक्शन 8, कोई भी फलाना कंपनी, यही एक फॉर्म है जिसे आप फिल करते हो, जिससे आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो। ठीक है, ओके मैडम। तो एवरीबडी धीरे धीरे करके सबसे पहले बेटा सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे। ठीक है, आओ। सेक्शन 7 किसके बारे में बात करता है कि कंपनी को बनाने के, इनकॉर्पोरेट करने के क्या स्टेप्स है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। कहता है अगर आपको एक कंपनी को बनाना है, अगर आपको एक कंपनी को रजिस्टर करना है, तो आप क्या करोगे? एप्लीकेशन किसके पास फाइल करोगे? रजिस्ट्रार के पास, है ना, जिसके जुरिस्डिक्शन में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। मतलब लेट्स से मैं अपनी कंपनी बना रही हूं राजस्थान में, मैं अपनी कंपनी बना रही हूं जयपुर में, तो मैं मेरे एरिया के, मेरे जुरिस्डिक्शन के, जहां पे मैं रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप करना चाहती हूं, कहां सेटअप करना चाहती हूं? जयपुर। तो जयपुर के एरिया का जो आरओसी होगा उसके पास मैं डॉक्यूमेंट्स फाइल करूंगी। ठीक है, मैं अगर मान लो अपना कंपनी बनाना चाहती हूं पंजाब में, तो मैं जो पंजाब के आरओसी होंगे उनके पास डॉक्यूमेंट्स फाइल करूंगी। तो कहता है आपको अगर कंपनी को रजिस्टर करना है, कंपनी को बनाना है, तो आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। किसके पास एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार के पास। आपके जुरिस्डिक्शन, मतलब जहां पर भी आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाओगे, जहां पे भी आप रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना चाहते हो, उस एरिया के आरओसी के पास आप क्या करोगे? एप्लीकेशन को फाइल करोगे। कौन सा एप्लीकेशन होता है? सबको पता है, स्पाइस प्लस INC 32। स्पाइस की फुल फॉर्म क्या है? स्पाइस मतलब मिर्ची होता है क्या? नहीं, स्पाइस मतलब सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा मतलब ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है जिससे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो एक कंपनी को इलेक्ट्रॉनिकली। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ये फॉर्म आप फाइल करते हो आरओसी के पास। आरओसी कहां का? जिस एरिया में आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना चाहते हो, उसी एरिया के आरओसी के पास आप इस फॉर्म को फाइल करेंगे, अलॉन्ग विद फीस। जो भी फीस जितनी प्रिस्क्राइब्ड है वो फीस भी आप फाइल करेंगे, अकंपनीड बाय फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे अब धीरे धीरे हम करके पढ़ेंगे। कहता मैं आपको ना एक चीज और बताती हूं, आगे बढ़ने से पहले एक ज्ञान की बात आपको और बताती हूं। बेटा ये जो स्पाइस प्लस INC 32 ये जो फॉर्म है ना, ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है।
पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट्स के अंदर ये डिवाइडेड है। तो ये जो पार्ट बी होता है स्पाइस प्लस INC32 का, स्पाइस प्लस INC32 बेटा ये एक इकलौता फॉर्म बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे अगर आप एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो आप ये फॉर्म यूज कर सकते हो। अगर आप मान लो कंपनी पैन नंबर ऑब्टेन करना चाहती है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप लेट्स से GST नंबर ऑब्टेन करना चाहते हो तो आप इस फॉर्म को यूज कर सकते हो। लेट्स से अगर आप एक ESIC रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आप इस फॉर्म को यूज कर सकते हो। आप डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN नंबर ऑब्टेन करना चाहते हो तो इस फॉर्म को यूज कर सकते हो। मतलब ये एक फॉर्म में पार्ट बी में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो अलग अलग चीजों के लिए यूज किए जा सकते हैं। आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, पैन नंबर ऑब्टेन करने के लिए, GST एप्लीकेशन के लिए, ESIC रजिस्ट्रेशन के लिए, GST नंबर के लिए, DIN नंबर के लिए इस फॉर्म को यूज कर सकते हो। मतलब ये इकलौता एक ऐसा फॉर्म है, कहता है यहाँ पे देखो आपको एक बात बोली हुई है, ये एक ऐसा फॉर्म है जो 10 तरीके के सर्विसेज क्या करता है, ऑफर करता है। 10 सर्विसेज बाय 3 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। आगे आएगा शिप्रा, आप पढ़ोगे, आएगा, ठंड रखनी है। तो स्पाइस प्लस ये जो फॉर्म है ना, ये एक तरीके की सर्विसेज ऑफर नहीं करता, अलग अलग तरीके की सर्विसेज ऑफर करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 3 डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, thereby saving as many procedures, time and cost for starting a business in India। तो कहता है ये एक फॉर्म से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। इस एक फॉर्म से आप पैन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो, इस एक फॉर्म से आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, इस एक फॉर्म से आप डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो, इस एक फॉर्म के लिए GST का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, ESIC रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो ये क्या होता है, बेसिकली इस एक फॉर्म को अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 मिनिस्ट्रीज यूज करती है अलग अलग पर्पसेस के लिए। कहता है ये एक ऐसा फॉर्म है जिससे आप कई तरह का काम कर सकते हो। स्पाइस प्लस एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे बिजनेस करना इजी हो रहा है। मतलब एक ही फॉर्म है, इस एक फॉर्म में अलग अलग पार्ट बी में अलग अलग फॉर्म्स है जिनसे आप अलग अलग काम कर सकते हो। 3 मिनिस्ट्रीज अलग अलग तरह की सर्विसेज ऑफर कर रही है इस एक फॉर्म से। तो ये आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। मतलब मैडम इस पे कोई सवाल वगैरह ऐसा आता है क्या? नहीं, सवाल वगैरह नहीं आता, बस ये आपको क्या कर रहा है, नॉलेज के लिए बता रहा है कि ये एक फॉर्म मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो चलिएगा, ओके। अब आइएगा, तो आपने अभी क्या पढ़ा? अगर तुम्हें कंपनी बनानी है, तुम हो, लेट्स से तुम इमेजिन करो तुम कंपनी बनाना चाहते हो, तो तुम सबसे पहले स्पाइस प्लस INC32 फॉर्म लेंगे, उसको फिल करेंगे, उसके साथ फीस अटैच करेंगे, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाएंगे वो आप एक एक करके आप पढ़ोगे। कहता है आपको अटैच करना पड़ेगा मेमोरेंडम, दैट इज MOA। आपको MOA बनाना पड़ेगा। और कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक MOA बनाते हो। स्पाइस प्लस INC32 एक फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। इसके साथ आप इलेक्ट्रॉनिक MOA अटैच करोगे, मतलब फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर MOA बनाओगे INC33 के अंदर। कहता है आप आर्टिकल अटैच करोगे, अपना आर्टिकल्स, AOA अटैच करोगे, EAOA फॉर्म नंबर INC34 के अंदर। मतलब INC32 फिल किया, उसके साथ आपने MOA INC33 में अटैच किया, फिर उसके साथ आपने AOA अटैच किया, किसमें, INC34 में। ऑफ द कंपनी सो फर्निश्ड शैल बी ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। मतलब MOA के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का साइन इन EMOA EAOA पे आएगा। ठीक है, सारे बच्चे समझे। मतलब अगर मान लो 2 लोग मिलकर प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, तो इन 2 लोगों का नाम, ये 2 लोग क्या हो गए, सब्सक्राइबर टू दी MOA, जिनका नाम MOA में लिखा हुआ है, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, जिनका नाम MOA में लिखा है। तो ये जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने 2 लोगों ने मिलकर प्राइवेट कंपनी बनाई या 7 लोगों ने मिलकर पब्लिक कंपनी बनाई, कहता है ये जो सब्सक्राइबर्स है इनका सिग्नेचर आता है किस पे, MOA एंड AOA के ऊपर। ठीक है, चलो एवरीबडी समझ गए? हाँ जी मैडम। अब मैडम सिग्नेचर कैसे आएगा? कहता है ईच सब्सक्राइबर शैल, हर एक सब्सक्राइबर का नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन लिखा होगा।
जैसे मान लो एमओए के अंदर लिखा हुआ होगा, जैसे ये एमओए है, नाम, पता, डिस्क्रिप्शन, क्या ऑक्यूपेशन है, और यहां पे सिग्नेचर। ठीक है, तो यहां पे क्या कहता है, एमओए के अंदर, एओए के अंदर जो भी सब्सक्राइबर्स है बेटा एमओए के, उन सबका साइन आता है, उनका नाम लिखा जाता है, पता लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, ऑक्यूपेशन लिखा जाता है, और वो अपना सिग्नेचर कर देते हैं। और इन दी प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस, एक विटनेस भी होना चाहिए। मतलब जब वो साइन कर रहे हैं, मान लो शशि साइन कर रहा है, तो मान लो नीलेश विटनेस है, तो नीलेश का भी यहाँ पे साइन आएगा। मतलब एक विटनेस की प्रेजेंस में विटनेस का भी सिग्नेचर आता है। विटनेस भी क्या करता है, अपना सिग्नेचर करता है। शैल साइन एंड एड हिज नेम, एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन। कहता है एक विटनेस की प्रेजेंस में जो सब्सक्राइबर है वो साइन करेगा, सब्सक्राइबर का नाम, पता, ऑक्यूपेशन लिखा जाएगा एमओए में, और विटनेस भी अपना साइन करेगा, विटनेस का भी नाम, पता, एड्रेस, सिग्नेचर, ऑक्यूपेशन वगैरह लिखा जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे समझे? तो कहता है सब्सक्राइबर्स जो भी है उन सबका सिग्नेचर आएगा। जैसे दो लोगों ने मिलकर अगर प्राइवेट कंपनी बनाई, तो ये दो लोग कौन हो गए, सब्सक्राइबर्स टू एमओए। 7 लोगों ने मिलकर पब्लिक कंपनी बनाई, तो ये 7 लोग कौन है, सब्सक्राइबर्स, जिनका नाम एमओए में लिखा जाता है, तो उनका सिग्नेचर आता है एमओए एओए पे, वो साइन करेंगे, और एक आदमी उनके सिग्नेचर को अटेस्ट करेगा कि ये सिग्नेचर सच में शशि का ही है ना। तो नीलेश क्या करेगा, विटनेस होगा, वो साइन करेगा, अपना नाम पता लिखेगा। कहता है अगर सब्सक्राइबर इलिटरेट हुआ तो, अब मान लो शशि को साइन करना ही नहीं आता, शशि कह रहा है नहीं आता, लिखना नहीं आता, शशि कह रहा है लिखना नहीं आता मुझे, तो फिर वो सिग्नेचर कैसे करेगा, तो वो अपना थंब इंप्रेशन डाल देगा, मतलब अंगूठा लगा देगा, या कोई भी अपना मार्क वगैरह लगा देगा, कोई भी थंब इंप्रेशन मार्क लगा देगा, विच शैल बी डिस्क्राइब्ड एज सच बाय द पर्सन राइटिंग फॉर हिम। जो भी, अब वो तो खुद लिख नहीं सकता, तो उसने तो क्या कर दिया, अपना अंगूठा लगा दिया। मैं तो नहीं लिख सकती, लेट्स से मैं सब्सक्राइबर हूं, मैं नहीं लिख सकती, मुझे लिखना नहीं आता, तो मैंने थंब इंप्रेशन या कोई भी अपना मार्क लगा दिया। तो मेरे लिए जो आदमी लिख रहा है, क्योंकि मैं तो नहीं लिख सकती, मेरा नाम क्या है, मेरा पता क्या है, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, मुझे तो लिखना नहीं आता, तो मेरे लिए जो आदमी लिख रहा है, राइटिंग फॉर हिम, हु शैल प्लेस द नेम ऑफ सब्सक्राइबर अगेंस्ट और बिलो द मार्क। जो मेरे लिए आदमी लिख रहा है वो मेरा नाम, पता, ऑक्यूपेशन लिख देगा, एंड अपना भी सिग्नेचर कर देगा, मेरे सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करने के लिए, ऑथेंटिकेटेड बाय ओन सिग्नेचर। ही शैल ऑल्सो राइट अगेंस्ट द नेम ऑफ सब्सक्राइबर द नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय हिम। मेरे पास कितने शेयर्स हैं वो भी यहां पे लिखा जाता है। जैसे मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मेरा ऑक्यूपेशन ये है, मेरा एड्रेस ये है, तो ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे अपना साइन कर दिया, और मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है ये भी लिखा जाता है। फिर जो भी अटेस्ट करने वाला आदमी होता है वो सामने बॉक्स में क्या कर देता है, अटेस्ट कर देता है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है एक्चुअली। आई थिंक इसमें डला हुआ होगा, 1 मिनट रुकना। इधर आइएगा, आपको मैं एक ऐसा फॉर्मेट दिखाती हूं जिस फॉर्मेट में वो दिखता है। मॉड्यूल 2 है ये, 1 मिनट। देखिए ऐसा दिखता है, अगर आपके पास है, ये देख रहे हो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसा दिखता है। अभी थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत जूम कर लिया। तो कहता है प्रैक्टिकल इंसाइट अगर मैं आपको दूं तो ये ऐसा दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एमओए है, किसका, इन्फोसिस का। इन्फोसिस जो कंपनी है उनका एमओए है। यहाँ पे देखो सब दिख रहा है, क्या, सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन ऑफ सब्सक्राइबर। मतलब इन्फोसिस के जो सब्सक्राइबर है, जिन्होंने इन्फोसिस को बनाया, जिनका नाम एमओए में लिखा हुआ है एज अ सब्सक्राइबर, उनका देखो
नाम लिखा हुआ है नारायण मूर्ति, उनका एड्रेस लिखा हुआ है, उनका पूरा ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है, उनका यहाँ पे सिग्नेचर किया हुआ है, सिग्नेचर किया हुआ है, ठीक है। उनके पास कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो लिखा हुआ है, और एक विटनेस, विटनेस का भी यहाँ पे सिग्नेचर आएगा। जो विटनेस, देखो यही है विटनेस, विपुल देवेंद्र जो भी है, ये विटनेस है। विटनेस का नाम, पता, एड्रेस और विटनेस का यहाँ पे क्या आ जाता है, सिग्नेचर आ जाता है। तो ये एक ही विटनेस है, सारे सब्सक्राइबर्स के सिग्नेचर को एक ही विटनेस क्या कर रहा है, साइन कर रहा है। तो यहाँ पे विटनेस का क्या आ जाता है, नाम, पता, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन, विटनेस का आ जाता है। तो कहता है जो भी सब्सक्राइबर होते हैं एमओए के, उनका क्या आएगा, सिग्नेचर आएगा। सारे बच्चों को समझा बेटा? एवरीबडी, सारे बच्चे बताएंगे। तो कहता है देखो आपका जो स्पाइस प्लस INC 32 है, उसके साथ आप EMOA EAOA अटैच करोगे INC 33 एंड 34 में, उनके ऊपर साइन होगा, शैल बी ड्यूली। MOA पे क्या होगा, सब्सक्राइबर्स का साइन होगा। तो कहता है हर सब्सक्राइबर का नाम, पता, ऑक्यूपेशन, उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर है, और वो साइन कर देगा। आगे विटनेस का भी साइन, नाम, पता लिखा जाएगा। वैसे ही अगर मान लो सब्सक्राइबर अनपढ़ है तो उसका थंब इंप्रेशन लग जाएगा या उसका मार्क लग जाएगा, और उसकी जगह अ पर्सन शैल राइट फॉर हिम, उसके लिए कोई उसका नाम, पता, ऑक्यूपेशन वगैरह लिख देगा एंड ऑथेंटिकेट बाय हिज ओन सिग्नेचर, और खुद अपने सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट कर देगा। अब मैं अनपढ़ हूं, मेरे को नहीं लिखना आता, तो मेरे लिए कोई लिख देगा और मेरा आगे विटनेस क्या कर देगा, आगे सिग्नेचर कर देगा मेरे थंब इंप्रेशन को ऑथेंटिकेट करने के लिए, ठीक है। ओके, एक से ज्यादा होके क्या करेगा, हो सकता है एक से ज्यादा, पर जनरली एक ही होता है शिप्रा। चलो एवरीबडी, जो सबके सिग्नेचर्स को ऑथेंटिकेट कर रहा है। अब यहां पे क्या कहता है, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। एवरीबडी, वेयर द सब्सक्राइबर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। मैडम अगर सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है तो, मान लो कंपनी है तो कहता है MOA एंड AOA शैल बी साइंड बाय द डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। कहता है मान लो मैडम सब्सक्राइबर कोई आदमी नहीं है, जैसे इन्फोसिस में तो नारायण मूर्ति आदमी लिखा हुआ था। मैडम अगर सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है, सब्सक्राइबर है रिलायंस, तो मैडम MOA AOA पे फिर किसका सिग्नेचर आएगा? तो कहता है अब बॉडी कॉर्पोरेट के तो हाथ नहीं है, वो साइन कैसे करेगा? तो कहता है उसका कोई भी डायरेक्टर, कोई भी ऑफिसर, कोई भी एम्प्लॉय जो ऑथराइज्ड हो इस बिहाफ में बोर्ड द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास करके जिस भी डायरेक्टर, जिस भी ऑफिसर, जिस भी एम्प्लॉय को ऑथराइज किया है वो सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट क्या हुआ, अगर सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ, मतलब सब्सक्राइबर कंपनी है। अब मान लो एक कंपनी तुमने बनाई है XYZ, इसका सब्सक्राइबर रिलायंस है, तो मैडम रिलायंस कैसे साइन करेगा? रिलायंस आदमी थोड़ी है। तो बेटा रिलायंस के बिहाफ पे रिलायंस के डायरेक्टर, ऑफिसर, जो भी ऑथराइज्ड आदमी है, जिसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास करके ऑथराइज किया है, वो सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। ओके, अब यहां पे कहता है मैडम अगर सब्सक्राइबर LLP हो तो फिर कौन साइन करेगा? अगर सब्सक्राइबर LLP है, मान लो एक LLP और एक आदमी ने मिलकर एक कंपनी बनाई, तो मैडम अगर सब्सक्राइबर LLP है तो फिर कौन साइन करेगा? तो कहता है इट शैल बी साइंड बाय अ पार्टनर ऑफ द LLP ड्यूली ऑथराइज्ड बाय अ रेजोल्यूशन अप्रूव्ड बाय ऑल पार्टनर्स ऑफ द LLP। LLP के सारे पार्टनर्स ने जिस पार्टनर को रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव किया है वो पार्टनर सिग्नेचर कर देगा। कौन सा पार्टनर सिग्नेचर करेगा? जिसको भी सारे पार्टनर्स ने ऑथराइज किया है वो पार्टनर क्या कर देगा? सिग्नेचर कर देगा। सारे बच्चों को समझा गया? एवरीबडी ओके मैडम। चलिए एवरीवन इधर आएंगे ई पॉइंट पे। कहता है वेयर द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इज अ फॉरेन नेशनल। मैडम अगर सब्सक्राइबर फॉरेन नेशनल है, जॉन सीना, मैडम जॉन सीना, जॉन मिस्टर, चलो जॉन सीना, अब मिस्टर जॉन सीना सब्सक्राइबर है। अब मैडम ये तो इंडिया के बाहर रिसाइड करते हैं, फॉरेन नेशनल है, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मैडम USA में रिसाइड करते हैं, तो फिर उनका जो सिग्नेचर होगा, उनका जो एड्रेस होगा MOA एंड AOA पे एंड द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो जॉन सीना ने लिखा है मेरा नाम जॉन सीना है, जॉन सीना, मेरा USA में पता ये है और मेरा एड्रेस ये है, और ऐसा लिख तो दिया जॉन सीना ने, पर जॉन सीना एक फॉरेन नेशनल है, इंडिया के बाहर रिसाइड करता है। तो मैडम इसके सिग्नेचर को, इसके नाम को, इसका पता, इसका ऑक्यूपेशन को कहता है आपको नोटरी के पास जाकर नोटराइज ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा पहले। कहता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नाम, एड्रेस को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? नोटरी के पास जाके
सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, दैट इज नोटराइज। नोटरी सबको पता होता है क्या क्या होता है? नोटरी कौन होते हैं पता है? आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। लेट से तुम्हारे पास अपनी 12th की मार्कशीट है। अब तुम 12th की मार्कशीट को कॉलेज में जाके सबमिट करोगे तो कॉलेज तुम्हारी मार्कशीट को एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं। कॉलेज क्या बोलेगा? नोटरी के पास जाके इसे नोटराइज करवा के आइए, मतलब ऑथेंटिकेट करवा के आइए। नोटरी क्या करता है? ऑथेंटिकेट करता है डॉक्यूमेंट्स को। तो वैसे ही जॉन सीना जो अपना नाम लिख रहा है, अपना सिग्नेचर कर रहा है, अपना पता लिख रहा है, अपना एड्रेस लिख रहा है, आपको उसे नोटरी के पास जाके क्या करना पड़ेगा? नोटराइज, मतलब ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। टू बी नोटराइज्ड मतलब ऑथेंटिकेटेड बाय अ नोटरी विद अ सर्टिफिकेट, मतलब नोटरी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये जो मैंने नाम, पता, एड्रेस, सिग्नेचर किया है ये बिल्कुल ठीक किया है, यही मेरा सही में नाम है, यही मेरा पता है, यही मेरा एड्रेस है, यही मेरा सिग्नेचर है। कहता आपको, अगर आप फॉरेन नेशनल हो तो आप इंडिया में तो रहते नहीं, तो आपको एक बार नोटरी के पास जाकर नोटराइज करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। बट विटनेस तो जॉन सीना को देख रहा है, तो देख ही रहा है ना, उसकी हिस्ट्री थोड़ी पता है विटनेस को। मैं विटनेस हूं, मैं देख रही हूं ये जॉन सीना है, पर इसने जो नाम लिखा है, इसने जो पता किया है, इसने जो अपना ऑक्यूपेशन लिखा है, इसने जो अपना एड्रेस लिखा है, वो सही है कि नहीं मुझे क्या पता। मैं उसको देख सकती हूँ, मेरे सामने फिजिकली प्रेजेंट है, पर वो जो चीजें फिल कर रहा है मुझे क्या पता सही है कि नहीं है, मेरे को क्या पता। तो आपको ये चीजें नोटरी द्वारा नोटराइज करवानी पड़ती है अगर फॉरेन नेशनल है। इंडियन आदमी है तो ठीक है, पर अगर फॉरेन नेशनल है, बाहर का आदमी है, तो उसको नोटरी द्वारा क्या करना पड़ेगा? नोटराइज करवाना पड़ेगा विद अ सर्टिफिकेट। नोटरी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि जो भी चीजें वो यहाँ लिख रहा है बिल्कुल बिल्कुल 100% क्या है? ठीक है। और कहता है एक और बात सुन लो, कहता है फर्दर इफ सच अ पर्सन, अगर एक आदमी रिसाइडिंग इन अ कंट्री आउटसाइड द कॉमनवेल्थ और विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ हेग अपॉस्टाइल कन्वेंशन, मतलब अब ये जो कॉमनवेल्थ है, आप सबको पता है कॉमनवेल्थ क्या है या हेग अपॉस्टाइल कन्वेंशन क्या है? बेटा ये इंटरनेशनल लेवल पे, सुनना मेरी बात, इंटरनेशनल लेवल पे फॉर्म किए गए एसोसिएशन है, वॉलेंट्री एसोसिएशन। जैसे कॉमनवेल्थ, बहुत सारे कंट्रीज कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का पार्ट है, इंडिया भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है, वैसे ही इंडिया भी हेग अपॉस्टाइल कन्वेंशन का पार्ट है। ये इंटरनेशनल लेवल पे फॉर्म किए गए एसोसिएशन है। जैसे कॉमनवेल्थ फॉर्म किया गया है पीस को प्रमोट करने के लिए, प्रोस्पेरिटी, पीस, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए कॉमनवेल्थ एक इंटरनेशनल लेवल एसोसिएशन है जिसमें कंट्रीज जुड़ती है। तो कॉमनवेल्थ का एसोसिएशन, उसमें बहुत सारे कंट्रीज है जो कॉमनवेल्थ के पार्ट है। वैसे ही हेग अपॉस्टाइल कन्वेंशन, ये भी क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे फॉर्म किया गया एक एसोसिएशन है, जिस एसोसिएशन का बहुत सारे कंट्रीज पार्ट है। अब कहता है देखो, अगर ये आदमी मिस्टर जॉन सीना ऐसी कंट्री से रिसाइड करता है जो कंट्री कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है, या जो कंट्री हेग अपॉस्टाइल कन्वेंशन का भी पार्ट नहीं है, तो कहता है आपने जो सर्टिफिकेट लिया है ना नोटरी से, इसको आपको और ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा बाय डिप्लोमेटिक और काउंसलर ऑफिसर। मतलब नोटरी से तो नोटराइज करवाना ही पड़ेगा, आपको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा किसी डिप्लोमेटिक या काउंसलर ऑफिसर से भी। आपको इस नोटरी के सर्टिफिकेट को फर्दर क्या करवाना पड़ेगा? ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। कब? अगर आप एक ऐसे कंट्री के सिटीजन हो जो कंट्री कॉमनवेल्थ या हेग अपॉस्टाइल कन्वेंशन के अंदर पार्टी नहीं है। इंडिया कॉमनवेल्थ में पार्टी है, इंडिया हेग अपॉस्टाइल कन्वेंशन में पार्टी है, पर अगर आपकी कंट्री इन एसोसिएशंस का पार्ट नहीं है, तो आपके सिटीजन अगर इंडिया में सब्सक्राइबर बन रहे हैं तो आपको नोटरी द्वारा नोटराइज तो करवाना ही है। उसके अलावा आपको डिप्लोमेटिक काउंसलर ऑफिसर से भी ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। जो नोटरी का सर्टिफिकेट आप लेकर आए हो, लेट्स से ये नोटरी का सर्टिफिकेट है, नोटरी ने ऑथेंटिकेट किया है, इस पे काउंसलर ऑफिसर का भी आप सर्टिफिकेट मतलब सिग्नेचर लोगे, ऑथेंटिकेट करवाओगे। समझा? एवरीबडी अंडरस्टूड? तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, एमओए पे, एओए पे सब्सक्राइबर्स के सिग्नेचर आएंगे। मींस बोथ सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट पे ही ऑथेंटिकेशन होता है, सर्टिफिकेट पे ही सिग्नेचर। नोटरी का सर्टिफिकेट होता है ना, नोटरी के सर्टिफिकेट पे ही काउंसलर भी अपना साइन कर देता है, तो मतलब ऑथेंटिकेटेड बाय काउंसलर हो गया। तो सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, लेट्स से कह रहा है अगर आपको एक कंपनी को बनाना है तो आपको क्या फॉर्म फिल करना पड़ेगा? स्पाइस प्लस INC 32। ठीक है मैडम, इसके साथ क्या अटैच करना पड़ेगा? फीस अटैच करना पड़ेगा। इसके साथ EMOA INC 33 में EAOA
INC 34 में भी अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। अब EMOA EAOA पे साइन भी होगा। जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी कंपनी बना रहे हैं, जिनका नाम MOA में लिखा जा रहा है, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबका साइन होगा EMOA EAOA पे। अच्छा, अब सब्सक्राइबर अगर मान लो राम है, राम, तो राम तो एक इंडिविजुअल है, इंडिया का ही आदमी है, मिस्टर राम, है ना। राम को लिखना पढ़ना भी आता है, तो राम ने अपना नाम, अपना एड्रेस, MOA AOA में अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना ऑक्यूपेशन सब लिख दिया है और अपना राम ने यहाँ पे साइन कर दिया है। तो एक विटनेस जो प्रेजेंट होगा वो राम के सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट कर देगा अपना सिग्नेचर करके। जैसे श्याम, श्याम विटनेस है, विटनेस अपना नाम, पता, एड्रेस लिखकर सब्सक्राइबर के सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट कर देगा, ठीक है। वैसे ही अगर राम को अगर पढ़ना नहीं आता तो राम अपना क्या कर देगा, यहाँ पे थंबप्रिंट लगा देगा या कोई भी मार्क लगा देगा, और श्याम जो उसके लिए लिख रहा है, श्याम उसके लिए नाम, पता, ऑक्यूपेशन, एड्रेस लिख देगा और इसके थंब प्रिंट को आप क्या कर दोगे, फर्दर ऑथेंटिकेट कर दोगे अपने सिग्नेचर से, ठीक है। अगर मैडम सब्सक्राइबर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, लेट्स से TCS सब्सक्राइबर है, TCS इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो अब कौन सिग्नेचर करेगा, तो कहता है TCS का कोई भी बोर्ड का आदमी या कोई भी ऑफिसर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया है, ऑथेंटिकेट किया है बाय रेजोल्यूशन। अगर LLP सब्सक्राइबर है तो कोई भी पार्टनर साइन कर देगा हु इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय ऑल दी अदर पार्टनर्स। और कहता है इसका सब्सक्राइबर अगर जॉन सीना है, जॉन सीना तो फॉरेन नेशनल है, राइट, तो कहता है आप जो अपना नाम, पता, सिग्नेचर करोगे, इसको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा, नोटराइज करवाना पड़ेगा बाय नोटरी। और अगर जॉन सीना कोई ऐसे कंट्री का सिटीजन है which is not the part of Commonwealth or which is not the part of Hague Apostille Convention, in that case such certificate of notary shall be further authenticated by a diplomat or consular officer। सारे बच्चों को समझा गया बेटा? Everybody understood? ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेट है आपको फर्दर सिग्नेचर लेना पड़ेगा डिप्लोमेटिक या काउंसलर ऑफिसर का। अभी आगे क्या कहता है, वेयर सब्सक्राइबर टू द MOA इज अ फॉरेन नेशनल रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड विजिटेड इन इंडिया एंड इंटेंड टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। अब ये जो जॉन सीना है, जॉन सीना एक फॉरेन नेशनल है जो इंडिया के बाहर रहता है। अब इंडिया में ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, सब्सक्राइबर बन रहा है, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है ये, है ना। जॉन सीना सब्सक्राइबर है MOA का, ये इंडिया में आके कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। तो कहता है आपके पास एक वैलिड बिजनेस वीजा होना पड़ा। देखो, बाहर का आदमी अगर इंडिया में आकर बिजनेस करना चाहता है तो आपके पास एक बिजनेस वीजा होना जरूरी है। जैसे एक बात बताओ, मैं हूं इंडिया की, मुझे अगर जर्मनी में जाके कोई धंधा करना है तो मुझे मेरे पास बिजनेस वीजा होना चाहिए क्या? जैसे आप अगर कोई दूसरी कंट्री घूमने भी जाते हो, लेट्स से मैं जर्मनी घूमने जा रही हूं, तो मेरे पास टूरिस्ट वीजा होना चाहिए क्या? मैं एम्बेसी में जाकर टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करती हूं अगर मैं घूमने जाती हूं। वैसे ही अगर मैं कोई दूसरी कंट्री बिजनेस करने के लिए जा रही हूं तो मुझे बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वैसे ही अगर बाहर का आदमी आकर इंडिया में कंपनी बना रहा है और काम कर रहा है तो उसके पास इंडिया में काम करने के लिए एक वैलिड बिजनेस वीजा भी होना पड़ा, ठीक है। कहता है इन केस अगर आप इंडियन ओरिजिन के ही हो या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, मतलब OCI, मतलब तुम हो मिस्टर जॉन शर्मा, तुम मिस्टर जॉन शर्मा हो, मतलब रहते तो तुम इंडिया के बाहर हो लेकिन तुम इंडिया के ओवरसीज सिटीजन हो, मतलब तुम्हारे दादा परदादा इंडिया के ही थे, तो तुम अब तुम बाहर रहते हो लेकिन तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारी फैमिली इंडिया से ही बिलोंग करती है, तो तुम क्या हो, ओवरसीज सिटीजन हो इंडिया के। तो कहता है आपको बिजनेस वीजा की जरूरत नहीं होती। अगर आप एक इंडियन ओरिजिन के ही आदमी हो या अगर आप इंडिया के बाहर रहते हो पर इंडियन ओरिजिन के ही हो या तुम्हारे दादा परदादा इंडिया के हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तो तुम्हें बिजनेस वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज अगर कोई बाहर का आदमी इंडिया में आकर बिजनेस करता है तो उसे बिजनेस वीजा की जरूरत भी पड़ती है। सारे बच्चे मुझे बताएंगे यहां तक सभी को समझा? आपने बस अभी सिग्नेचर पढ़ा है, ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसका इतना सारा लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। बेसिकली MOA पे सिग्नेचर होता है, एज सिंपल एज दिस बेटा, एज सिंपल एज दिस। ये देख लो, जो भी सब्सक्राइबर है उनका नाम पता लिखा जाता है, उनके पास कितने शेयर्स है वो लिखा जाता है और एक आदमी का विटनेस का सिग्नेचर आता है।
विटनेस का नाम, पता, एड्रेस लिखा जाता है और विटनेस यहाँ पे साइन कर देता है कि हाँ ये सिग्नेचर नारायण मूर्ति ने किया था, या ये जो थंब इंप्रेशन लगाया है वो नारायण मूर्ति ने ही लगाया है, तो कहते हैं विटनेस का भी एक आता है सिग्नेचर। तो इस तरीके से होता है, समझा? तो बस सिग्नेचर की बात कह रहा है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो कौन साइन करेगा, अगर एलएलपी है तो कौन साइन करेगा, फॉरेन नेशनल हो तो आपको नोटरी द्वारा नोटराइज भी करवाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम आपको नहीं जानते ना, हमारे देश में आप आकर कंपनी बनाना जा रहे हो, आप साइन कर रहे हो, हम आपके चरित्र के बारे में, आपके ऑक्यूपेशन के बारे में, आपके सच में एड्रेस के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप एक बार नोटरी द्वारा क्या करवा के आए, नोटरी द्वारा नोटराइज करवा के आए। और तुम कॉमनवेल्थ के पार्ट नहीं हो, नहीं, तुम हेग पोस्टल कन्वेंशन के भी पार्ट नहीं हो, तो ये जो सर्टिफिकेट लेकर आए हो ना नोटरी का, इसको फर्दर ऑथेंटिकेट करवाओ, किसी काउंसलर ऑफिसर या डिप्लोमेटिक ऑफिसर से साइन करवाइए। और अगर आप इंडिया में आके काम करना चाह रहे हो मिस्टर जॉन सीना, तो तुम्हारे पास बिजनेस वीजा भी होना पड़ा। ऐसे आके कोई भी धंधा करना चालू कर देगा क्या भारत में? नहीं। आप अगर भारत घूमने आते हो तो टूरिस्ट वीजा लेकर आते हो, इंडिया में काम करना चाहते हो तो बिजनेस वीजा लेकर आओ भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। अच्छा, समझ गया, सबको समझा? ओके मैडम, तो मुझे बताओ आपने अभी तक क्या पढ़ा? सारे बच्चे कान खोल के, अभी कमेंट में मत लिखना, बस मुंह से बोलना। मैडम लेट से चिंटू को और श्रिया को मिलकर एक कंपनी बनानी है, तो चिंटू श्रिया, तुम्हारी कंपनी का नाम है चिया। चिया, इन लोग की कंपनी का नाम है क्या? चिया। चाय की कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, चाय बेचेंगे ये लोग, तो ये चिया ने सोचा, ये लोग चिया नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं। कौन? चिंटू और श्रिया। तो मुझे एक बात बताओ, चिंटू और श्रिया को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये लोग अपना ऑफिस जयपुर में खोल रहे हैं, ठीक है? तो अपने जुरिस्डिक्शन का जो भी आरओसी होगा, उसके पास आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे? टू द रजिस्ट्रार ऑफ द जुरिस्डिक्शन वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू बी सेट। आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कहां सेटअप करना चाहते हो? जयपुर में। तो जहां पे भी आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना चाहते हो, वहां के आरओसी के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करोगे? पहले तो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, स्पाइस प्लस INC 32, फिल कर लेना। इस फॉर्म के साथ क्या अटैच करोगे? EMOA INC 33 में, EAOA INC 34 में, और फीस वगैरह अटैच कर दोगे। अब EMOA EAOA पे दोनों सब्सक्राइबर्स कौन है? चिंटू एंड श्रिया। तो चिंटू का नाम पता लिखा जाएगा, चिंटू का और श्रिया का भी नाम पता एड्रेस लिखा जाएगा, दोनों अपना साइन करेंगे और इनके साइन को कोई आगे ऑथेंटिकेट भी करेगा, ठीक है? ओके मैडम, ये तो हमें समझ में आ गया, इतनी बात तो हमें समझ में आई, ठीक है? ओके, आगे की बात मैडम, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? क्या सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपने अभी हमें बताए? क्या इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि और भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? नहीं, और भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। क्या है वो डॉक्यूमेंट्स? देखना। अगेन, अ डिक्लेरेशन दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट। आपको एक डिक्लेरेशन अटैच करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा कि हमने ना एक्ट एंड रूल्स, मतलब कंपनीज एक्ट ने जो भी रूल्स वगैरह बनाए हैं, जो भी कंपनीज एक्ट ने बातें बोली है कि किस तरह से एक कंपनी को रजिस्टर करना है, हमने उन सारे एक्ट्स, उन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है। मतलब एक डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है बेटा? जैसे ये हो गया एक डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब एक तरह से एक स्टेटमेंट कि हमने एक्ट में लिखी हुई सारी बातों को, रूल्स में लिखी हुई सारी बातों को क्या किया है? कंप्लाई किया है एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए स्टेटमेंट आप लिख रहे हो कि इस कंपनी को रजिस्टर करने के लिए हमने एक्ट एंड रूल्स को कंप्लाई किया है। मैडम, ये डिक्लेरेशन किस फॉर्म में होती है? एक्ट एंड रूल्स हैव बीन कंप्लाइड विद। ये डिक्लेरेशन बेटा फॉर्म नंबर INC 8 में होती है। फॉर्म नंबर क्या है? INC 8। तो INC 8 में आप एक डिक्लेरेशन देते हो दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स हैव बीन कंप्लाइड विद। हमने एक्ट रूल में लिखी हुई सारी बातों को कंप्लाई किया है इस कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। और मैडम, डिक्लेरेशन का फॉर्म नंबर क्या है? INC 8, ठीक है? ओके एवरीबडी बेटा, रितेश बेटा, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अभी बीच में अपने कॉमेडी नहीं बेटा, 2 मिनट अपने जब ब्रेक होगा वी कैन डू कॉमेडी, बट फिलहाल आपको प्लीज इसमें ध्यान देना है, समझा? एवरीबडी, अभी CA इंटर है बेटा, CA इंटरमीडिएट लेवल पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमेडी नहीं। अभी थोड़ा सा जो चीजें इंपॉर्टेंट है
उसको हमें ध्यान से ही पढ़ना पड़ेगा और आपको अलर्ट भी रहना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब ये थियोरी पार्ट है, इसमें आपको अलर्ट होके नहीं सुनोगे तो बातें सर के ऊपर से ही जाएगी, ठीक है। आ जाओ बेटा सारे बच्चे, एवरीवन, आपको एक डिक्लेरेशन अटैच करना पड़ेगा। आईएनसी किस में? 8 में। किस चीज का डिक्लेरेशन? ऑल द रिक्वायरमेंट्स, हमने एक्ट में लिखे हुए सारी बातें, रूल में से लिखी हुई सारी बातों को क्या किया है? कंप्लाई किया है, ठीक है। ओके मैडम। पर मैडम ये डिक्लेरेशन, बल्कि तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए रितेश, मैडम ये डिक्लेरेशन देगा कौन? आप बार बार ये कह रही हो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, आईएनसी 8 में लिखना पड़ेगा कि हमने एक्ट को कंप्लाई किया है, रूल को कंप्लाई किया है। मैडम ये डिक्लेरेशन देगा कौन? तो कहता है कोई भी एडवोकेट, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई भी कंपनी सेक्रेटरी, एनी पर्सन हुसोएवर, मतलब कोई भी एक्सपर्ट का आप डिक्लेरेशन ले लोगे, डिक्लेरेशन से जो आपको कंपनी बनाने में मदद कर रहा है, हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कोई भी एडवोकेट, कोई भी सीए, कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई भी एक्सपर्ट, कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी आदमी हो सकता है जो आपकी मदद कर रहा है, हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनाने में आपकी जो मदद कर रहा है बेटा, उसका डिक्लेरेशन लगेगा। एंड एक और आदमी को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्या? जिनका नाम आपने कंपनी के आर्टिकल्स में एज अ डायरेक्टर लिखा है, एज अ मैनेजर या एज अ सेक्रेटरी लिखा हुआ है, उनका भी डिक्लेरेशन आएगा। मैडम 2 लोग डिक्लेरेशन देंगे आईएनसी 8 में, एक डिक्लेरेशन तो एक्सपर्ट देंगे एंड एक डिक्लेरेशन कंपनी का या तो डायरेक्टर या मैनेजर या जो भी सेक्रेटरी है वो डिक्लेरेशन देगा। डिक्लेरेशन में क्या लिखा जाएगा कि एक्ट एंड रूल में जैसी पूरी बात लिखी हुई है, हमने उस सभी बातों को कंप्लाई किया है कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। सारे बच्चे समझ में आ गया? एवरीबडी, एवरीबडी, सारे बच्चे अभी मुझे रिप्लाई करेंगे, सभी को समझा? बहुत सिंपल है। तो मुझे एक बात बताओ, चिंटू एंड श्रिया को क्या देना पड़ेगा? चिंटू डायरेक्टर है, कंपनी का डायरेक्टर कौन है? चिंटू। हु इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बेटा? मैडम चिंटू इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो चिंटू को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डायरेक्टर मैनेजर चिंटू लिख कर देगा। हम सच बोलते हैं, कसम खाते हैं, आईएनसी 8 में आप क्या लिखोगे? हम कसम खाते हैं, जो कंपनीज एक्ट कहता है ना, उन सारी बातों को हमने फॉलो किया है। चिंटू क्या कर रहा है? चिंटू डिक्लेरेशन दे रहा है, चिंटू कसम खा रहा है। एंड उसके साथ साथ एक कसम और किसको खानी पड़ेगी? कहता है कोई भी सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, कोई भी एक्सपर्ट एक और कसम खाएगा, डिक्लेरेशन देगा, क्या? कि हाँ कंपनी जो बन रही है, रजिस्टर हो रही है, वो बिल्कुल एक्ट और रूल के हिसाब से हो रही है। सारे बच्चों को समझा? एवरीबडी, सिंपल है। ओके, वेरी 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 गुड। चलिए अब बेटा एक बात, जैसे रितेश ने बोला मैडम बीच में कॉमेडी कर दो, बेटा कॉमेडी का भी अपना टाइम होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ रहे हैं, अब ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉमेडी का टाइम आएगा, लेकिन हम ब्रेक्स में कॉमेडी कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट अगर फनी हो, ये फनी नहीं है बेटा, देयर इज नो कॉमेडी इन दिस, एंड द लेवल इज नॉट सीए फाउंडेशन लेवल। सीए फाउंडेशन इज कॉमेडी ओनली, उसका लेवल ही कॉमेडी लेवल है, उसमें मजे कर सकते हो तुम क्लास में। अभी तुम्हारा गेम अप हो गया है बेटा, लेवल अप हो गया है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो तुम पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलो, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मजेदार भी होते हैं जिनमें हम कॉमेडी कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट में कॉमेडी तुम भी मत करना है, नहीं तो कॉमेडी तुम्हारे साथ हो जाएगी, समझे? ओके, ऑल राइट। अच्छा एवरीबडी, मैडम समझ गया। ओके, तो एक डिक्लेरेशन, तो मैडम एक और डॉक्यूमेंट आपने अटैच कर दिया, स्पाइस प्लस आईएनसी 32। उसके बाद मेरे को नहीं पता, तुम लोग बोलोगे। सारे बच्चे मुझे बताओ, इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट क्या अटैच करना था? चलो मैं बता देती हूं, एमओए। एमओए का फॉर्म नंबर क्या था? बताओ, जल्दी बताओ। एमओए का फॉर्म नंबर क्या था? देखिए कौन बच्चा बताएगा। आईएनसी 33। अच्छा, एमओए का फॉर्म नंबर है तो आईएनसी 33 हो गया, उसके साथ एओए भी अटैच होगा। एओए का फॉर्म नंबर बताओ। एओए क्या है फॉर्म नंबर? जल्दी बता दीजिए, कमान। अरे एओए तो मैंने ही लिखा है, एओए लिख रहे हो, ये तो मैंने ही लिख दिया, तुम फॉर्म नंबर बताओ। आईएनसी 34। इस पे सिग्नेचर विग्नेचर पता है कौन करेगा। इसके साथ मैडम एक डिक्लेरेशन भी लगेगा। किसका डिक्लेरेशन लगेगा?
किस चीज का डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन लगेगा कि हमने एक्ट एंड रूल को कंप्लाई किया है। डिक्लेरेशन दो लोगों द्वारा लगेगा, कोई भी एडवोकेट, कोई भी सीए, कोई भी सीएस, मतलब कोई भी एक्सपर्ट हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। एंड एक तो एक्सपर्ट का डिक्लेरेशन लगेगा, एंड आपके कंपनी के जो भी डायरेक्टर है, चिंटू डायरेक्टर था तो डायरेक्टर दे देगा, या मैनेजर दे देगा, या सीएस दे देगा डिक्लेरेशन। सीएस नहीं, सेक्रेटरी दे देगा। ठीक है, ओके, समझा? ओके मैडम, सिंपल है। ओके मैडम, वेरी वेरी गुड। एक्सपर्ट एंड डायरेक्टर देगा। मैडम यहां पे अब तो खत्म हो गया होगा है? मैडम एक बात बताओ, और तो कोई डिक्लेरेशन नहीं लगेगा ना? बेटा 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 बेटा, यहां पे डिक्लेरेशन की कहानी खत्म नहीं होती। INC 8 में तुमने ये वाला डिक्लेरेशन तो दे दिया, इसके अलावा मैडम और भी। मैडम ये कथा कब खत्म होगी बेटा? ये कथा थोड़ी लंबी कथा है ऐसे ही थोड़ी बना लोगे तुम। भारत देश में तुम्हें बनानी है कंपनी, तो तुम्हें बहुत सारी चीजें अटैच करनी पड़ेगी। तुमको क्या लगता है मैडम एक आध चीज अटैच करने से बन जाएगा कंपनी? नको। और तुम्हें एक डिक्लेरेशन अटैच करना पड़ेगा फॉर्म नंबर INC 9 में। मैडम ये दुख खत्म क्यों नहीं होता? दुख खत्म नहीं होगा अभी थोड़ी देर तक, ठीक है? चलो ये तो शुरुआत है। आ जाओ, कोई बात नहीं। मैडम ऐसे दिल में दर्द वर्द मत करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हंसते खेलते हुए पढ़ो। अभी तुम है ना, तो मैं जानती हूं अभी क्या हो रहा होगा। आधे बच्चे पता है क्या कर रहे होंगे? अपने दिमाग को इंडिकेशन दे रहे होंगे, क्या यार ये खत्म क्यों नहीं हो रहा यार, है ये डिक्लेरेशन वैक्लेरेशन ये सब खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? कब खत्म होंगे? और कितनी चीजें लगेगी? बेटा बहुत चीजें लगेगी मैडम। ये फॉर्म नंबर हमें याद करने हैं। हाँ, अब है ना, कई बच्चों की जो बॉडी है ना, वो दिमाग को इंडिकेशन भेज रही है, यार देखना है तो बहुत ज्यादा बोरिंग है यार। फिर दिमाग कह रहा है हाँ लग तो रहा है मुझे भी। ऊपर से मैडम क्या है, कॉमेडी वॉमेडी भी नहीं कर रही है। फिर तुम्हारा दिमाग है ना, तुम्हारे बॉडी को बोल रहा है, ए चल ना साइड में इंस्टाग्राम खोल ले, कोई बात नहीं तुम खुद कॉमेडी कर लो, रील खोल लो। दिमाग तुम्हारी बॉडी को इंडिकेशन दे रहा है कि तू बहुत बोर फील कर रहा होगा ना, एक काम कर ले, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा रील वील खोल ले, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करना मत, तुम दिमाग की बातों में आना मत, ज्यादा जज्बाती हो मत जाना। यहां से तुम्हारी अगर नजर हटी बेटा दुर्घटना घटी, करना मत ऐसा, ठीक है? ओके मैडम, चलो ओके। और थोड़े मन को कंट्रोल में रखा करो, तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में रहता नहीं है, निकल जाता है। मन पे काबू रखना सीखो, ठीक है? चलो ओके मैडम, आइएगा। अब मैडम INC 9 में क्या डिक्लेरेशन लगता है? देखो, कहता है फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द MOA। जो भी सब्सक्राइबर्स है MOA के, मतलब जो कंपनी बना रहे हैं। अब प्राइवेट कंपनी के केस में तो 2 लोग हो गए, पब्लिक कंपनी के केस में 7 लोग हो गए। तो कहता है जो सब्सक्राइबर है ना MOA का, उनको हम छोड़ देंगे क्या? ए बहादुर लोग, चिंटू और श्रिया इधर आना, तुम लोग सब्सक्राइबर हो ना MOA के, तुम लोग बना रहे हो ना कंपनी, तुम चिंटू और श्रिया तुम लोग 2 मिलके चिया बना रहे हो ना, क्या तुम लोग दोनों सब्सक्राइबर लोग, तुम भी लिखित में चिट्ठी दो, हमें डिक्लेरेशन दो। किसमें? INC 9 में। मैडम चिंटू श्रिया देंगे एंड जो लोग कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं। कहता सब्सक्राइबर्स तो देंगे ही, उसके अलावा कंपनी के अगर कोई फर्स्ट डायरेक्टर्स बने हैं जिनका नाम आर्टिकल्स में लिखा है तुमने डायरेक्टर जैसे, उन लोग का भी डिक्लेरेशन लगेगा। मतलब डिक्लेरेशन किसका लगेगा? चिंटू श्रिया सब्सक्राइबर का तो लगेगा ही, और जो पहले नए नवेले फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनका भी डिक्लेरेशन लगेगा। मैडम इस डिक्लेरेशन में आप क्या बोलोगे? इस डिक्लेरेशन में आप क्या बोलेंगे पता है? हम जो सारी बात दे रहे हैं ना, मतलब आप इस डिक्लेरेशन में ये बोलोगे, जो बात कह रहे हैं सच कह रहे हैं, सच के सिवा और कुछ नहीं कह रहे हैं। मतलब यहां सब्सक्राइबर बोलेंगे जो भी बात हमने MOA में लिखी, जो भी बात हमने AOA में लिखी, जो भी बात हमने स्पाइस प्लस INC 32 में लिखी, मतलब जो भी चीजें हम ROC के पास ये जो डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, इसमें हमने कोई भी चीजें जो लिखी है वो सारी बातें हमारे नॉलेज के हिसाब से कंप्लीट है। हमने कोई गलत बात नहीं लिखी, एक ठू गलत बात नहीं लिखा है, और ऊपर से हमने कोई ऑफेंस भी नहीं किया हुआ। मतलब हमने कभी भी कोई ऑफेंस वगैरह नहीं किया। मतलब हम कोई ऐसे वी आर नॉट कन्विक्टेड कि हमने पहले कोई कंपनी बनाई थी जिसमें हमने फ्रॉड कर दिया था, ऐसा कुछ हमारा हिस्ट्री नहीं है।
तो कहता है इस डिक्लेरेशन में सब्सक्राइबर्स क्या बोलेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर्स क्या बोलेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हम फाइल कर रहे हैं रजिस्ट्रार के पास कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमने लिखी है वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल कंप्लीट है, करेक्ट है, ट्रू है हमारे नॉलेज के हिसाब से। देखो हमारे नॉलेज के हिसाब से ये सारी बातें सही है, हमने कुछ गलत नहीं लिखा है। सब्सक्राइबर कह रहे हैं हम कुछ गलत नहीं लिखे हैं, ये सब लिखे हैं, सच बात लिखे हैं, जितना पता था सारा लिख दिए हैं। ऊपर से कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, हम कोई ऑफेंस भी नहीं किए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हमने कोई कंपनी बनाई थी, फॉर्म की थी, मैनेज की थी, जिसमें हमने कोई कांड कर दिए। बेसिकली हमने कोई कांड वांड पहले नहीं किए थे। वी आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस कि हमने पहले कोई कंपनी बनाई थी, प्रमोट की थी, मैनेज की थी, जिसमें हमने कोई कांड कर दिया था। ऐसा कुछ नहीं किया है, साफ सुथरे हैं हम, व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, हमने ऑफेंस नहीं किया है, हम गिल्टी नहीं हैं फ्रॉड के या मिसफियंस मतलब फ्रॉड के। हमने कोई ब्रीच वगैरह नहीं किया है किसी भी कंपनी में, मतलब हम कन्विक्टेड नहीं है, हमने कोई ऑफेंस वगैरह नहीं किया, हम गिल्टी नहीं है किसी भी फ्रॉड के, हमने कोई ब्रीच नहीं किया है कंपनीज एक्ट का या पुराने वाले कंपनीज एक्ट का ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। मतलब पिछले 5 सालों में, लास्ट 5 ईयर्स में ना ही हमने कोई फ्रॉड किया है, ना ही हमने कोई ऑफेंस किया है। मतलब पिछले 5 सालों में हमने कोई गलत काम नहीं किया। वी आर नॉट गिल्टी ऑफ फ्रॉड, वी हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ ऑफेंस इन द लास्ट 5 ईयर। मैडम 5 साल से पहले किया हो तो हिस्ट्री सबकी नहीं होती। आज तुम सुधर गए होगे, पास्ट में कांड तो हो सकता है तुमने भी किए हो, सच बताओ मुझे। ऐसे हिस्ट्री के बेसिस पे सबको जज करने लग जाओगे क्या? ये कह रहे हैं पिछले 5 सालों में हमने फ्रॉड वगैरह नहीं किया, गिल्टी नहीं है, हमने कोई कंपनीज एक्ट का ब्रीच भी नहीं किया, हमने किसी तरह का ऑफेंस भी नहीं किया। क्या आप पिछले 5 सालों में? उससे पुरानी बात हम करते नहीं। क्यों? हिस्ट्री सबकी होती है क्या? तुमने भी हो सकता है अपने पास्ट में कोई कांड किए हो, तो क्या उस पास्ट की वजह से करंट में तुम्हें जज करना चाहिए? मुझे एक बात बताओ, हो सकता है तुमने भी पास्ट में कोई कांड वांड किए हो, तो क्या आज तक तुम्हें लोग जज करते रहेंगे क्या तुम्हारे पास्ट की वजह से? नहीं ना मैडम, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। 5 साल पुराना है तो कोई बात नहीं है। सुबह का भोला यही है ना, कुछ शाम को घर आए तो उसे भोला नहीं कहते। आपने कहावत सुनी है, सुबह का भोला रात को घर आ जाए तो फिर उसे भोला नहीं कहते। कुछ तो ऐसा है, कहावत है हिंदी में। तो मतलब कांड तुमने किए हो सकते हैं, पर पिछले 5 सालों से तो सीधे हो ना, कांड वांड नहीं किया है हमने, तो अब क्या उसकी पिछले बातों के हिसाब से जज ना करिए। पिछले 5 सालों में कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई मिसकंडक्ट नहीं किया, किसी भी तरह का कोई ऑफेंस वगैरह नहीं किया, और जो भी डॉक्यूमेंट हम फाइल कर रहे हैं ना आरओसी के पास, सब सही है, सब कंप्लीट है, सब ट्रू है। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन कौन देगा? हाँ, पिछले 5 साल पहले कोरोना था मैडम, घर में बैठे थे, सही है। तो देखो सब्सक्राइबर्स देंगे, जो लोग कंपनी को बना रहे हैं, जिनका नाम लिखा है, मतलब चिंटू और श्रिया, एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, समझा सबको? समझा मैडम, समझा? ओके। तो मुझे सारे बच्चे एक बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, बात मेरी सुनिए तो जरा। अब आप बोलोगे मैडम कहिए, आपको कहना है क्या? अभी तक तुम्हारी कंपनी बन गई है कि तुम कंपनी बना रहे हो? मतलब मैडम ये क्या बातें पूछ रही हो? स्पष्ट रूप में मुझे सारे बच्चे आंसर देंगे। अभी तक तुम्हारी कंपनी बन चुकी है या तुम अभी प्रोसेस में हो? तुम तो अभी डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे हो जो तुम्हें आरओसी के पास फाइल करने हैं। तुम्हारी कंपनी बन गई या बनेगी? सारे बच्चे बताओ। वर्क इन प्रोग्रेस है मैडम, अभी तक बनी थोड़ी है मैडम, अभी तो हम ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे हैं। ये आ गया स्पाइस प्लस INC 32, इसे फाइल करेंगे, इसके साथ MOA फाइल करेंगे, AOA फाइल करेंगे, INC 8 वाला डिक्लेरेशन, INC 9 वाला डिक्लेरेशन, अभी तो कागज पत्र इकट्ठे कर रहे हैं मैडम, फिर ये आरओसी के पास फाइल करेंगे, फिर जाके आगे कंपनी बनेगी। तो मुझे एक बात बताओ, कहता है तुम्हें ना एड्रेस का, अपना एड्रेस भी लगाना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस तुम कहां एस्टैब्लिश करोगे, उसका एड्रेस। मैडम एक बात बताओ यार, अभी तक तो हमने कंपनी बनाई ही नहीं, बना दी क्या? तो काय का एड्रेस? अब मैडम मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जयपुर में कंपनी बनाऊंगा, पर अभी तक जब तक कंपनी बनी ही नहीं, अभी तो मैं डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रही हूं, तो काय का एड्रेस? कहां से एड्रेस बता दूं? जयपुर के किसी भी कोने में मैं खोल लूंगा अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, पर अभी तक मेरे पास एड्रेस नहीं है। मुझे जहां भी रेंट पे ऑफिस मिलेगा मैं वहां खोल लूंगी। तो अभी मैं
साक्षात अपना एड्रेस कैसे बताऊं? तो आप यहां पे क्या बता देते हो, अपने सिर्फ स्टेट का नाम बता देते हो। एड्रेस की जगह आप क्या बता देते हो बेटा, आप अपने स्टेट का नाम बता देते हो। जैसे मैं राजस्थान में खोलूंगा, बस आप एग्जैक्ट एड्रेस तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तक तो कंपनी बनी ही नहीं मैडम। हम तो दस्तावेज इकट्ठे कर रहे हैं जिससे कंपनी बनेगी। तो अभी काय का एड्रेस दे दे, हम कहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस खोलेंगे हमें क्या पता, जयपुर में खोल लेंगे कहीं पे भी। तो आप अपने स्टेट का नाम बता देते हो, राजस्थान, एड्रेस बता देते हो जिसमें स्टेट का नाम लिख देते हो कि राजस्थान में खोलेंगे भैया। कहां खोलेंगे? राजस्थान में खोलेंगे। ठीक है, ओके, चल ठीक है, ओके। अब बेटा जिन जिन लोगों ने भी डिक्लेरेशन दिए हैं, जैसे ये फर्स्ट डायरेक्टर्स, सब्सक्राइबर्स, इनके बारे में भी तुम्हें सारी बातें बतानी पड़ेगी। मैडम क्या? हाँ, कहता है जो भी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स बने हैं, लेट्स से चिंटू और श्रिया की कंपनी है। चिंटू और श्रिया कौन है? सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने कंपनी बनाई। चिया नाम की कंपनी बनाई थी, याद है क्या? अभी अभी तो बताया था मैंने। अब मुझे बताओ इस कंपनी का डायरेक्टर किसको बनाया इन लोग ने? दर्शन को बना दिया। दर्शन और शिवम, इन दो लोग को क्या बना दिया? डायरेक्टर बना दिया। चिया के अंदर डायरेक्टर कौन है बेटा? दर्शन और शिवम डायरेक्टर है। तो दर्शन और शिवम की गर्लफ्रेंड्स जितना डिटेल नहीं मांगती उतना डिटेल आरओसी मांगता है। मतलब आपको फर्स्ट डायरेक्टर्स जो है दर्शन एंड शिवम, उनके बारे में सारी कुंडली, जो गर्लफ्रेंड ये मम्मी पापा नहीं मांगते उतना आरओसी मांगता है। क्या बात कर रही हो? हाँ, मतलब फर्स्ट डायरेक्टर्स का सारा डिटेल तुम्हें आरओसी को देना पड़ेगा। मतलब दर्शन और शिवम की पूरी कुंडली आरओसी को देनी पड़ेगी। मतलब नाम क्या है इनका? दर्शन एंड शिवम। दर्शन अपना भरेगा, नाम है दर्शन। सरनेम क्या है? फैमिली नेम क्या है? दर्शन अपना फैमिली नेम, मतलब जो भी सरनेम है वो लिखेगा। अच्छा, अब डायरेक्टर हो तो तुम्हारे पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, डिन नंबर। मैडम डिन नंबर क्या होता है? बेटा डायरेक्टर बनने के लिए, किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास डिन नंबर होना जरूरी होता है, दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो दर्शन शिवम अपना क्या बताएंगे? डिन नंबर क्या है, फिर पता क्या है, कहां रहते हैं हम, उनकी नेशनैलिटी क्या है। अच्छा, सच अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ईच पर्सन मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। और भी बता दोगे पासपोर्ट नंबर क्या है, मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। नेशनैलिटी क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब तुम्हारा आधार कार्ड नंबर क्या है, तुम्हारा पासपोर्ट नंबर क्या है, ये सब भी बता दोगे। ठीक है। एंड अगर आप किसी दूसरी फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट रखते हो, दर्शन अगर किसी दूसरी फर्म में पार्टनर है या किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो उसका डिटेल भी देना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट अगर किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म में है तो वो भी डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। अलॉन्ग विद दैट आपको अपना कंसेंट भी देना पड़ेगा टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब दर्शन और शिवम अपना कंसेंट भी देंगे, क्या कि हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, कहता आप क्या दोगे? आप अपना कंसेंट भी दोगे अलॉन्ग विद द कंसेंट दैट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। ठीक है, ओके। ये सारी बातें, डायरेक्टर का कंसेंट किस में आता है मैडम? DIR 2 में। DIR 2 में डायरेक्टर अपना कंसेंट देगा कि हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, और ये सारे जो डिटेल है डायरेक्टर के, आप DIR 12 में अलॉन्ग विद फीस, अब ये DIR मत याद रखो, ठीक है, आप मतलब डायरेक्टर का कंसेंट भी अटैच लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। तो मैडम मतलब डायरेक्टर की, दर्शन और शिवम के बारे में सारी बातें आरओसी को बताओगे। उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, उनकी नेशनैलिटी क्या है, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, उनका और भी कोई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, वोटर ID, ये सब भी लग जाएगा। और अगर किसी दूसरी फर्म में इंटरेस्ट रखते हैं